हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बैग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से मैं 500 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है मेरा ये सारा वीडियोस। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरा वीडियो, तो वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, डिमांड फैक्टर ऑफ पावर प्लांट इज। तो ये होता है मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड। आगे देखते हैं हम लोग, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। ये रेशियो होता है लोड फैक्टर का सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ एंटायर ग्रुप। ये होता है डाइवर्सिटी फैक्टर का। और मैक्सिमम जनरेटेड डिमांड बाय जनरेटेड कैपेसिटी जो है, ये होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर का रेशियो। ओके, लोड फैक्टर जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है और डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डम पावर में भी डिफाइंड है। तो डम पावर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, ये जो टर्म है इसको हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। ओके, और ये कब पावर में आता है? जब बहुत ज़्यादा लोड का रिक्वायरमेंट्स होता है तब ये पावर में आता है। और इसको हम लोग अवेलेबल कैसे करवाते हैं? इट इज़ मेड बाय सरप्लस वाटर। बहुत अत्यधिक मात्रा में हम लोग वाटर का स्टोरेज करके रखते हैं और जब बहुत ज़्यादा लोड का रिक्वायरमेंट्स होता है तब हम लोग डम पावर का यूज़ करते हैं। ओके, आगे हम लोग फर्म पावर के बारे में जानते हैं। तो फर्म पावर क्या होता है? देखिए, इट इज़ द पावर विच शुड ऑलवेज बी अवेलेबल इवन अंडर इमरजेंसी कंडीशन। ये ऐसा पावर है जो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए इवन अंडर इमरजेंसी कंडीशन में भी। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्म पावर बोलेंगे। आगे हम लोग जानते हैं कोल्ड रिजर्व किसको बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड रिजर्व। तो कोल्ड रिजर्व ऐसा रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी है जो ऑपरेशन में तो नहीं होता, विच इज़ नॉट इन ऑपरेशन बट कैन बी मेड अवेलेबल फॉर सर्विस। बट उसको हम लोग सर्विस में अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे हॉट रिजर्व के बारे में। तो हॉट रिजर्व क्या होता है? इट इज़ दैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी जो ऑपरेशन में तो होता है बट नॉट इन सर्विस, बट सर्विस में नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट रिजर्व बोलते हैं। ओके, इट इज़, अगला हम लोग देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, स्पाइनिंग रिजर्व के बारे में जानते हैं। ओके, स्पाइनिंग रिजर्व क्या होता है? तो स्पाइनिंग रिजर्व जो होता है, इट इज़ दैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ कनेक्टेड टू द बस, जो बस से कनेक्टेड होता है और रेडी टू टेक द लोड, लोड को लेने के लिए तैयार रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनिंग रिजर्व बोलते हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के टर्म्स हैं, तो इनको आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया हूँ मैं। ओके, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, what will be the color coding of register when the resistance of register is 15 ohms? ओके, तो देखिए हम लोग इसको करते कैसे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर है। ओके, एक रजिस्टर है, इसमें क्या करना होता है? जैसे ये पहला बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है, ये चौथा बैंड है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, बी, सी और डी। 4 बैंड है हमारे पास। तो पहला बैंड जो है, पहला बैंड वो क्या करता है? सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो भी होगा। यहाँ पे ब्राउन होगा तो ब्राउन का जैसे वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली वो क्या करता है? नंबर को रिप्रेजेंट करता है पहला बैंड। दूसरा बैंड भी हमारा उसी तरह नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, जो भी होगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर को रिप्रेजेंट किया। तीसरा बैंड जो है हमारा, वो बताता है कि ये दोनों जो ए और बी जो बैंड है वो कितने जीरोज़ को फॉलो करते हैं। ओके, और चौथा बैंड जो हमारा वो क्या बताता है? वो बताता है टॉलरेंस को बताता है। ओके, जो भी रहे यहाँ पे, सिल्वर रहे, गोल्ड रहे, तो वो उसका टॉलरेंस क्या होता है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया गया? हम लोग का वैल्यू दिया गया है रजिस्टर का, जिसका वैल्यू कितना है? 15 ओम्स है। ठीक है, तो 15 ओम्स, तो पहला हमारा क्या है? 1 है। तो 1 कौन रिप्रेजेंट करता है? 1 रिप्रेजेंट करता है ब्राउन। ओके, सबसे पहला हमारा क्या किया? ब्राउन रिप्रेजेंट किया 1 को। 5 किस कौन रिप्रेजेंट करता है? तो ग्रीन रिप्रेजेंट करता है 5 को। ठीक है, तो ग्रीन हो गया हमारा 5। तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 5, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या करेगा? तीसरा हमारा, मान लीजिए अगर ब्लैक लेते हैं, तो ब्लैक का वैल्यू कितना होता है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0 जीरोज़, इसका मतलब कोई भी 0 यहाँ पे नहीं होगा। ब्लैक किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 को, तो इसका मतलब यहाँ पे आगे में कोई भी 0 नहीं होगा। और आगे हम लोग देखेंगे ब्लैक, तो ब्लैक जो है वो, उसका टॉलरेंस जो होता है कुछ भी नहीं होता है ब्लैक का, तो जिसके कारण यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कितना है? 15 ओम है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। ओके, थोड़ा हम लोग टॉलरेंस के बारे में जान लेते हैं।
गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो होता है 5%, सिल्वर का टॉलरेंस होता है 10%। ओके, अगर कुछ भी ना रहे, नन रहे, कुछ भी ना रहे तो उसका टॉलरेंस होता है 20%। ओके, ब्राउन का टॉलरेंस होता है 1% और रेड का टॉलरेंस होता है 2%। ओके, थोड़ा इसको भी याद रख लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द टेम्परेचर लिमिट ऑफ क्लास एच इंसुलेशन। तो ये होता है 180 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्लास ए की अगर बात करें तो उसका होता है 105 डिग्री सेल्सियस। क्लास बी की बारे में बात करें तो क्लास बी का होता है 130 डिग्री सेल्सियस। क्लास सी के बारे में बात करें तो ये होता है मोर देन 180 डिग्री। ओके, मोर देन 180 डिग्री। क्लास ई के बारे में बात करें तो उसका होता है 120 डिग्री। क्लास एफ के बारे में बात करें तो उसका होता है 155 डिग्री। क्लास एच के बारे में बता दिया मैं, 180 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्लास वाई के बारे में अगर बात करें तो उसका होता है 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सीरीज आरएलसी सर्किट ड्रॉज करंट एट लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये होगा, इसका आंसर होगा लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए सीरीज आरएलसी सर्किट की अगर बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है ये होता है इन्वर्टेड वी कर्व का ग्राफ होता है। और लेस, यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है हमारा बीच में, और लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हम लोग का होता है, क्या होता है, ओवर एक्साइटेशन होता है। और ग्रेट मोर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या होता है, अंडर एक्साइटेशन होता है सीरीज आरएलसी सर्किट में। यही अगर हम लोग पैरेलल आरएलसी सर्किट की अगर बात करते हैं तो उसका ग्राफ होता है इन्वर्टेड वी कर्व, और लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हमारा होता है, क्या होता है, अंडर एक्साइटेशन होता है। और इधर हमारा होता है ओवर एक्साइटेशन। मोर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या होता है, ओवर एक्साइटेशन। ओके, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा आपको उस तरह से आंसर को टिक करना है। आगे देखते हैं, ट्रांजिएंट करंट इन आरएलसी सर्किट इज ऑक्सिलेटरी व्हेन। तो ये कब होता है हमारा, जब आर हमारा स्मॉलर देन 2√L/C होता है। और इसमें कौन सा कंडीशन आता है, इसमें आता है हमारा अंडर डैम्प्ड कंडीशन। ओके, जब आर इक्वल टू 0 होता है तब साइनोसॉइडल आता है, और ये हमारा किस कंडीशन पे होता है, अनडैम्प्ड कंडीशन में होता है। जब आर ग्रेटर देन 2√L/C होता है तो ये हमारा नॉन एक्सीलेटरी आता है, और इसमें कौन सा कंडीशन होता है, ओवर डैम्प्ड होता है। ओके, और आर इक्वल टू 2√L/C में हमारा क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। ओके, कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, when 2 wattmeter method of measurement of power is used to measure power in balanced three phase circuit, if the wattmeter reading is 0 then power factor will be। देखिए पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा पावर फैक्टर। देखिए आप लोग याद रखिए, अगर एक वाटमीटर का रीडिंग हमारा पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे वाटमीटर का रीडिंग अगर 0 आ रहा है तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। ओके, अगर एक वाटमीटर का रीडिंग क्या आ रहा है, दोनों इक्वल है, एक वाटमीटर और दूसरा वाटमीटर का रीडिंग भी दोनों इक्वल है और पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में एंगल बनता है 0 डिग्री, जिसके कारण पावर फैक्टर क्या हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। ओके, अगर एक वाटमीटर का रीडिंग और दूसरे वाटमीटर का रीडिंग जो है दोनों इक्वल है बट एक नेगेटिव है, ओके, एक नेगेटिव है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल बनता है 90 डिग्री का, और cos 90 डिग्री के इक्वल टू वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है हमारा, 0। अगर एक वाटमीटर का रीडिंग जो है अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, लेस देन 0.5 हो जाता है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, द शंट एलिमेंट ऑफ बैंड स्टॉप फिल्टर इज। तो ये क्या होता है, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी। देखिए अगर अगर यहाँ पे पूछा जाता कि सीरीज एलिमेंट ऑफ बैंड स्टॉप फिल्टर इज, तो सीरीज एलिमेंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी होता है। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी होता है सीरीज एलिमेंट बैंड स्टॉप फिल्टर का। अगर यही हम लोग को बैंड पास फिल्टर बोल देता, बैंड पास फिल्टर, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर शंट एलिमेंट के बारे में पूछता तो हम लोग क्या करते, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी होता। और हम लोग अगर सीरीज एलिमेंट के बारे में पूछता बैंड पास में, तो हम लोग क्या करते हैं,
क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्टेन्ड बाय सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड इज, तो ये क्या होता है हमारा, मोर देन दैट गिवन बाय एक्चुअल टेस्ट। ओके, तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को हम लोग ईएमएफ मेथड भी बोलते हैं, और इससे जो हम लोग को रेगुलेशन जो ऑब्टेंड होता है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्टेंड होता है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मिलता है हम लोग को, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीसीमेस्टिक मेथड बोलते हैं। ओके, और एक मेथड के बारे में बात करते हैं, एम्पेयर टर्न मेथड, जिसको हम लोग एमएमएफ मेथड भी बोलते हैं। तो उसमें जो रेगुलेशन ऑब्टेंड होता है वो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से थोड़ा कम हम लोग को मिलता है, ठीक है, रेगुलेशन, ठीक है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको ऑप्टिमिस्टिक मेथड बोलते हैं। तो एम्पेयर टर्न और एमएमएफ मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक मेथड बोलते हैं। ओके, और एक मेथड है जीरो पावर फैक्टर और पोर्टियर मेथड। तो ये जो मेथड है जीरो पावर फैक्टर, वो क्या करता है, जीरो पावर फैक्टर मेथड जो है वो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमारा, और ये बेस्ड होता है किस पे, सेपरेशन ऑफ आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप एंड द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, इस पे बेस्ड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपल फैक्टर ऑफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर इज, तो ये होता है हमारा 0.482। तो थोड़ा हम लोग रेक्टिफायर्स का कंपेरिजन कर लेते हैं। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर सेंटर टैप रेक्टिफायर, फिर हमारा ब्रिज ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसमें नंबर ऑफ डायोड्स की ज़रूरत होती है 1, सेंटर टाइप रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड्स का ज़रूरत होता है 2, ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसमें 4 नंबर ऑफ डायोड्स की ज़रूरत होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर का ज़रूरत नहीं होता, ट्रांसफार्मर नेसेसरी नहीं है। सेंटर टाइप में ट्रांसफार्मर का ज़रूरत होता है। ओके, और हमारा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में उसमें ट्रांसफार्मर का नेसेसरी नहीं है, इसमें ट्रांसफार्मर का ज़रूरत नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी है वो है 40.6, सेंटर टाइप रेक्टिफायर का एफिशिएंसी है 81.2, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर जो है उसमें उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी है 81.2। ओके, आगे अगर हम लोग बात करें रिपल फैक्टर की, तो रिपल फैक्टर जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो 1.21 होता है, सेंटर टाइप रेक्टिफायर का होता है 0.48। ओके, और ब्रिज रेक्टिफायर का होता है 0.48। ओके, तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।